आजकल आप बहुत चर्चा में हो। रमजान के महीने में ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बुला पिंटू को बुलाओ। चलिए सर उनका फोन आया है। हमें तो बुलाओ। चलिए सर वो अभी उनका फोन आया है। दोनों को बिठाया और बोला हम तुमको इधर फोन अटेंड करने के लिए नहीं बुलाया, काम करने के लिए बुलाया। दिलीप साहब के वालिद फ्रूट मर्चेंट थे। नसीरुद्दीन शाह के वालिद मस्जिद में पेश इमाम थे। संजीव कुमार के वालिद जरी का काम करते थे। ये कामयाबी किसी के बाप की जागीर नहीं है भाई। क्या दमदार आवाज़ है आपकी। और आप कई बार सोचते हो कि नहीं, ये मेरा शायद नेगेटिव पॉइंट था मेरी आवाज़। ऐसे क्यों लग रहा है? जब मैं शुरू आया और मेरी आवाज का चर्चा हुआ तो बहुत से ऐसे हीरो जिनकी काफी वीक वॉइस थी उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तुझे दोस्ती की कसम, आखिरी दिन तो मेरी कसम चलने दी होती। बड़ी तकलीफें उठाई आपने। मेरी वालिदा की तबीयत कुछ नासाज हुई। 3rd क्लास में भी सफर किया। एक कमरे में भी रहे, बिना बिजली के, बिना पानी के। गजब की सेंस ऑफ ह्यूमर है। हाजिर जवाबी, वन लाइनर। वीर सिंह, हमारे आदमियों ने टट्टुओं पर बैठे तेरे सारे हिमायतियों को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर हमारी बहू पर जरा सी भी आंच आई तो तेरी और तेरे इन पालतू कुत्तों की लाशें जमीन पर तड़पती हुई दिखाई देंगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, रज़ा मुराद जी। आदाब रज़ा भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ठीक हो आप? उनके देखे से जो आ जाती है रुख पे रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है रुख पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अरे अरे अरे, ये तो आपको देकर रौनक आ गई। थैंक यू रज़ा भाई, थैंक यू सो मच। सुना था मैंने आप आने से पहले कि अंदर जहन से निकलते हैं शेर। ऐसा है? तो हमारे जैसे लोग तो याद करते हैं, फिर अट्टे मारते हैं, ये बोले, फिर भी एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, बट आपके जहन से निकलते हैं ये ना। शायद देखिए, बात शौक की होती है। हाँ, जिसे उर्दू में शऊर भी कहते हैं। जिनमें शौक है, जो शौकीन हैं, जो बाशऊर हैं, उन्हें याद रहते हैं। रज़ा भाई, आजकल आप बहुत चर्चा में हो और कुछ नॉनसेंस लोग, ऐसे ही बोलूँगा मैं, मुझे पता है एग्जैक्टली, बट आपसे पूछना चाहता हूँ। बोल रहे हैं कि रज़ा भाई का कुछ ऐसे क्लिप दिखा के कि रज़ा भाई रमज़ान के महीने में ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये बात गलत नहीं है। राइट। ये बात कतई गलत है। हुआ ये कि हम शूटिंग कर रहे थे किरण कुमार के साथ, राजू खेर। राइट। और हमारे डायरेक्टर अरुण नागर। राइट। तो छतरपुर में ये सीन पिक्चराइज हुआ मेरी बर्थडे का। अच्छा, आपका बर्थडे था? जी हाँ, नहीं बर्थडे, अच्छा, सीन फिल्म में बर्थडे। तो किरण कुमार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं। राइट। तो किरण कुमार ने इस सीन को राइट यूट्यूब पे डाला। हाँ, और मैंने भी उसका समर्थन किया, शेयर करा। हाँ जी हाँ, मैंने भी शेयर किया क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। हाँ। अब साहब, कुछ खाली जहन वाले लोग जिन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें एतराज करना आता है। हाँ। बिना छानबीन किए एक बवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि रज़ा मुराद रमजान के महीने में शराब पी रहे हैं। हाँ। और नाच रहे हैं। हाँ। मैंने कहा कि मेरा बर्थडे जो है वो 23 नवंबर को आता है। राइट। और ये सीन जो है ये 26 फरवरी को पिक्चराइज किया गया था। राइट। तो 26 फरवरी को तो मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ। और ये सीन की रिक्वायरमेंट थी कि दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे जो अपनी सफाई देनी थी मैंने दी। हाँ जी। जितनी सफाई मैं दे सकता था मैंने दी। अब वो उस सफाई को, मेरी सफाई को माने या ना माने, ये उनकी प्रॉब्लम है। राइट। मेरी आत्मा जो है वो साफ है। राइट। मेरा ज़मीर साफ है। तो मुझे इस झूठे इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ भी है मेरे और अल्लाह के दरमियान है। हाँ, वो जानते हैं। हाँ, तो हमें सफाई उनको देनी है ना, इन लोगों को थोड़ी नहीं। वो तो देख रहा है, वहां सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी है ना। हाँ। उन्हें पता है। हाँ। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। सही में, सही। तो जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया।
अब ऐसी कंट्रोवर्सीज उठती हैं जो बाद में अपनी नेचुरल डेथ मर जाती हैं। हाँ। ये नहीं है कि साहब कंट्रोवर्सी मैंने किसी की बुराई की, या मैंने किसी पर कीचड़ उछाला, या मैंने किसी पर उंगली उठाई, ये तो था नहीं। हाँ। एक सीधे सादे से सीन को आपने एक अलग ट्विस्ट देकर उसका एक आपने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया बस। रजा भाई, रामपुर से शुरू करते हैं। हाँ हाँ। और वो 5, 6, 7, 8 साल के रजा भाई से शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताऊं, मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद, आपने कितनी फिल्में करी सबको पता है, 586 करी मुझे भी पता है, सबको पता है। आपने क्या क्या करा सबको सब पता है, कौन नहीं जानता आपको। मैं चाहता हूं कि जो शैतान को सब जानते हैं। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है भाईजान। सो मेरा कंसर्न ये था कि जैसे ना मैं सोचता हूँ, अब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं जब नहीं करता था पॉडकास्ट, तो एक जब भी कोई एक्टर, कोई महान शख्सियत सामने आती है ना, तो एक आम बंदों को 140 करोड़ में ना जितने लोग हैं जो सेलिब्रिटीज नहीं हैं, बाकी सबको एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, यार ये भाई कैसे जीते होंगे, इनकी लाइफ कैसे होती होगी, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जनरल में क्या है, पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू को लोग मिक्स कर देते हैं, कितनी फिल्में करी, उस फिल्म में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। मुझे तो सिर्फ रजा भाई को जानना है, उस बचपन वाले रजा भाई से लेके आज तक में क्या खुराफातियां करी, कितनी शरारतें करी, कितने पंगे लिए, कितने पंगे डाले सब आपका वो बताना इन सबको के ना, मतलब मजा आ जाए इन लोगों को सुन के ना। सबको बचपन से शुरू करते ना, कैसे थे आप? बचपन से मतलब नहीं करते, अच्छा, पैदाइश से पहले से शुरू करते। चलिए ठीक है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये रजा नाम आपका क्यों हाँ, है, कैसे हुआ। हाँ एक तो बड़ी एक मिठास है इस नाम में, हाँ जी, माने भी बड़े अच्छे हैं, अल्लाह की रजा है, खुदा अल्लाह की रजा है। हाँ आप रजामंद हैं या हाँ, नहीं है, हाँ, हाँ, मर्जी। मर्जी, और मुराद का मतलब होता है मन्नत, मन्नत। यानी आप एक जो मर्जी से मन्नत मांगते हैं वो रजा मुराद है। खैर, मेरी पैदाइश से कुछ 7 महीने पहले हाँ जी, मेरे वालिद साहब ने ख्वाब देखा। राइट। एक बहुत ही मशहूर दरगाह है ईरान में, ईरान का एक शहर है मशद, उसे मशद मुकद्दस कहते हैं। ओके, वहां इमाम रजा का मज़ार है। ओके, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं और लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं जो वहां जाते हैं। राइट। तो मेरे वालिद साहब ने ख्वाब देखा कि वो इमाम रजा के दरबार में गए हैं। अच्छा। और इमाम रजा कहते हैं कि इस बार तुम्हें बेटा होने वाला है। अरे क्या? अच्छा, मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई थी। अच्छा। घर में कोई बेटा था नहीं। राइट। तो उन्होंने बशारत दी कि इस बार तुम्हारे यहां बेटा पैदा होने वाला है। वाह। तो ख्वाब में ही कहते हैं कि अगर मेरे बेटा पैदा हुआ तो मैं आप पर ही नाम रखूंगा, उसका नाम मैं रजा रखूंगा। अच्छा। तब ये तो होता नहीं था, टेलीफोन नहीं होते हाँ, थे हाँ, और मोबाइल नहीं होते थे। हाँ। तो मेरी वालिदा साहिबा को उन्होंने खत लिखा अच्छा। कि इमाम रजा ने मुझे बशारत दी है राइट। और इस बार हमारे बेटा पैदा हो रहा है अरे और मैं उसका नाम रजा रखूंगा। क्या हुआ? तो शुरुआत यहां से हुई। पैदाइश मेरी बॉम्बे की हुई। अच्छा। वालिद साहब अपने जमाने के बहुत ही मशहूर कैरेक्टर थे। हाँ जी। तो एक और अजीब वाकया मैं आपको सुनाता हूं जो मेरी वालिदा ने सुनाया मुझे। अच्छा। ओके। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये आपकी जो भारी आवाज है, हाँ। ये कब नोटिस किया गया इस आवाज को? तो इस पर मेरी वालिदा ने एक किस्सा सुनाया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब तुम पैदा हुए और नर्स तुम्हें ला रही थी मेरे पास और उसने कहा कि बेटा पैदा हुआ है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन कहने लगे लेकिन जैसे ही तुम अपनी भारी आवाज में रोए, अच्छा, तो तुम्हें देखने के बजाय हाँ, तुम्हें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि लड़का है। तो मतलब रोए ही इस आवाज से, अल्लाह ने भारी देके आवाज, भेजी आपको ये आवाज। भारी आवाज में रोए तो अंदाजा हो गया बजाय देखने के।
सुनकर अंदाजा हो गया, यकीन हो गया कि बेटा पैदा होगा। अब क्या था संधू साहब कि खानदान में कोई बेटा नहीं था। ओके। और मेरे जो ताया जी थे अहमद अली खान, हाँ जी। उनके 14 औलादें हुई अच्छा। और कोई भी नहीं बच पाई औलाद, ओह 14 में से कोई। माय अब उसकी रजा। जड़ी रब दी मर्जी, हाँ असां की कर सकते हैं। हाँ। तो खानदान में एक ही बेटा राइट। था और मेरे दादा मरहूम वजीर अली खान, तब उनकी उम्र हो गई थी 97। अच्छा। एंड ही वॉज बेड रिडन। ओके। उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था क्योंकि अच्छा। मैं बॉम्बे में मेरी परवरिश हो रही थी हाँ जी। और कभी मैं रामपुर गया नहीं था। हम्म, तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कुछ आखिरी साल मेरे साथ गुजारना चाहते हैं। अच्छा। एक ही बेटा है, हम्म, एक ही वारिस है, हम्म, एक ही वली अहद सल्तनत है। राइट। तो वालिद साहब ने मुझे रामपुर भेज दिया। ओके। बहुत खुश हुए मेरे दादाजी, सर पे हाथ फेरते रहते थे मेरे ओके। और बिस्तर पे लेटे हुए होते थे बेचारे। हम्म, तबीयत ठीक नहीं थी। हम्म, बुढ़ापा अपने आप में ही एक मर्ज है। हाँ। खैर मेरे जाने के कुछ 3 महीने के बाद वो गुजर गए। अच्छा। तो मेरे वालिद ने मेरी वालिदा से ये कहा हम्म, कि मुझे कुछ साल रामपुर में ही रहने दिया जाए, अच्छा। क्योंकि बंबई में आए लाए खाए लाए जाए लाए लफड़ाइश नहीं मांगता, क्या रड़ा कर रहे लाए, हाँ, ऐसी भाषा होती Language, थी। हाँ। बच्चे बहुत जल्दी, कैच करते हैं ना। और वो बिल्कुल एक महज़ब, आप जनाब हाँ तशरीफ लाएं, हाँ जनाब अर्ज किया है। हाँ हाँ, वो जो एक महज़ब जबान हाँ, होती है। हाँ, तो वहां मैंने एडमिशन लिया। मैंने नहीं लिया, मुझे दिलवाया गया। दिलवाया। राइट। यहाँ हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे और वहाँ जिस स्कूल में हमें दाखिला मिला वो टोटल एलियन लैंग्वेज थी। ओके। हिंदी उर्दू हमारे मुंबई के स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती थी, सिर्फ इंग्लिश थी। अच्छा। तो हिंदी और उर्दू से हमारा परिचय हुआ, तारुफ हुआ, बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। अच्छा। देखिए उस शहर का एक कैरेक्टर, तहजीब और तमद्दुन, कोई लड़का बिना टोपी पहने घर से निकलता नहीं था, नंगे सर कोई निकलता नहीं था। अच्छा। और कोई बुजुर्ग अगर आपके सामने आ रहा है और आप उसे जानते भी नहीं है तो आप उसे सलाम करेंगे। राइट। और आप चलेंगे तो नीची नजरों से चलेंगे। राइट। तो वो कैरेक्टर था उस शहर का। वहां की जबान थी, वहां की जबान की चाशनी थी, जिससे हम कतई नावाकिफ थे मुंबई के माहौल में। वो चीज साहब मेरे बहुत काम आई आगे चल के मुस्तकबिल में। राइट। 3rd, 4th और 5th ये मैंने प्राइमरी एजुकेशन रामपुर से अच्छा, हासिल। आपने 3 साल वहां जी। पे स्पेंड किया। और संधू साहब मैं बहुत डरपोक था। इज इट? बहुत डरपोक था। अच्छा। टिमिड था। ओके। उसकी वजह यह थी कि अकेला बेटा होने की वजह से, सबसे छोटा होने की वजह से हाँ, ओवर प्रोटेक्टिव था। पैम्पर्ड करके रखा हुआ था। ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टेड हो गया। हाँ। झगड़ों से भागता था और कोई अगर झगड़ा करने आता था तो माफी मांग लेता था। अच्छा। बाद में खैर वक्त के साथ लोगों ने माफिया मांगी। बड़े बड़े हीरोओं को आपने माफिया मंगवाई। तो वो जो शहर है, बड़ी खुशगवार यादें हैं। रमजान का महीना, इबादत का महीना, फिर ईद की तैयारियां, फिर ईद के मेले, ईद की पैंट,
वो लगती थी। राइट। बुजुर्गों के पास जाते थे, वहां से ईदी मिलती थी, वो सर पे हाथ रखते थे। एक तहजीब थी, एक हाँ। तमद्दुन था, एक जबान की मिठास थी, एक चाशनी थी, वो हमारी घुट्टी में आ गई। वो बड़ा रोल प्ले करा ना उस जी, 3 जी, साल जी, में जी। आपकी लाइफ में। तो उसके बाद 61 में हाँ जी। हम आ गए वापस, मुंबई। मुंबई आ गए। तो जितनी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी तब तक हम भूल चुके थे। ओके। वहां अंग्रेजी नहीं थी, वहां Right. सिर्फ उर्दू हिंदी थी। अब जब यहां हमारा दाखिला हुआ स्कूल में, तो हम अंग्रेजी में कोरे, हाँ। और सारे बच्चे जो हैं फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं और हम बिल्कुल हाँ। ब्लैंक। साहब बड़ा मजाक उड़ता था हमारा हाँ। स्कूल में, और एक कंफर्म्ड सुपर डफर था मैं क्लास का। अच्छा। हाँ, क्योंकि 3 साल हम बिल्कुल हाँ। कोरे रहे अंग्रेजी से, हाँ। और दोबारा हमारा यहाँ पे दाखला अंग्रेजी मीडियम में हो गया, तो हमारा बहुत मजाक उड़ता था। राइट। अफसोस मुझे इस बात का है कि बजाय मुझे इनकरेज करने के, बजाय मुझे दिलासा देने के, टीचर्स भी मेरा मजाक उड़ाते थे। अच्छा। रिडिक्यूल करते थे। वो जो पीरियड है वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे था। राइट। स्कूल जाने को दिल नहीं चाहता था कि कोई ना कोई जो है टॉन्ट पड़ने वाला है, अच्छा। कोई ना कोई बुली करेगा, तो बिल्कुल स्कूल के नाम से बुखार आता था। राइट। सबसे खुश होता था मैं फ्राइडे के दिन। अच्छा। फ्राइडे के दिन के कल सैटरडे है, छुट्टी है, छुट्टी है। हाँ। परसों संडे है, छुट्टी है, छुट्टी है। सैटरडे मेरे लिए बहुत अच्छा होता था कि कल भी स्कूल नहीं जाना है। संडे से हाँ। टेंशन शुरू होती थी कि कल स्कूल जाना है। राइट। तो ये सिलसिला रहा मेरे साथ। रमजान भाई, आपके फादर साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में जी। एज अ जज रोल करा। जी। घर पे कोर्ट नहीं लगती थी? नहीं, अच्छा। नहीं। देखिए, मुगल आजम में एक डायलॉग था, पृथ्वीराज मैदाने जंग से सलीम के खेमे में आते हैं, हाँ जी। तो वो कहते हैं उन्हें देखकर, दिलीप साहब, कि शहंशाह बाप का भेद बदल कर आया है। हाँ। वो कहते हैं शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू हैं। हाँ। तो घर में वो बाप थे। हाँ। मेरा ख्याल करते थे, मुझसे प्यार से पेश आते थे। राइट। लेकिन वो रिग्रेट मुझे रहा। क्या? वही जो स्कूल में जो मेरा जो मजाक स्कूल वाला था उड़ाया जाता हाँ, था। हाँ। और हद हो गई संधू साहब तब, जब सुपरिंटेंडेंट आ रहे थे स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए, एंड आई वॉज टोल्ड बाय द टीचर कि कल तुम नहीं आओगे। अरे अरे अरे। हम तुम्हारी प्रेजेंट लगा देंगे, कल तुम मत आना। तो वो दिखाना चाहते थे कि हमारे सारे बच्चे हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। हाँ। उन्हें ये डर था कि अगर कोई उल्टा सीधा सवाल कर लिया तो उसका उल्टा ही जवाब मिलेगा। हाँ। तो स्कूल की इमेज को जो है वो धक्का पहुंचेगा। हाँ। तो इतना अच्छा स्टूडेंट था मैं। और फिर साहब फेल हो गया। अच्छा। फेल हो गया। कौन सी क्लास में? 6th में। अच्छा। मेरे वाले साहब ने कुछ नहीं कहा मुझसे। अच्छा। कहने लगे बेटे बस कोशिश करो, हाँ। गिव योर 100%, हाँ। दैट्स ऑल। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ डांटा मटा नहीं। तो पता था फादर साहब को कि स्कूल में ऐसे होता है? हाँ, उन्हें कुछ अंदाजा था, उन्हें अंदाजा था, बट ही वॉज वेरी पेशेंट, ही वॉज वेरी एनकरेजिंग। राइट। अंदाजा, रिपोर्ट्स तो आती थी ना। हाँ। तो सिवाय रेडिंग के कुछ होता नहीं था। हर जगह रेडिंग होती थी, तो रिपोर्ट तो देखते थे। और आपको वालिद से साइन करवाना पड़ता था। कोई बात उनसे ढकी छुपी नहीं थी।
बहरहाल स्कूल चेंज किया गया। ओके। उन्होंने कहा जाइए भाई, आप जाइए, आप अच्छा स्कूल छोड़ दीजिए। दूसरे स्कूल में गए, वहां भी यही प्रॉब्लम। अच्छा। वो 3 साल जो मैं नहीं रहा, हम्म मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था। हम्म, और वहां भी ये हुआ कि उस स्कूल में भी मैं 6ठी में दोबारा फेल हुआ। अच्छा। एक क्लास में 2 बार। 2 बार फेल हुआ। मैंने कहा यार हैट्रिक नहीं होनी चाहिए। ओके। वहां से भी ऑर्डर आ गया कि नमस्ते तो जाइए। क्या एक बार फेल हो गया उसके बाद रखते नहीं थे बच्चों में? हाँ, कुछ ऐसे होते थे ऐसा था स्कूल। ना उनका हाँ, ऐसे। सिस्टम। ये है हमारा इतिहास। कॉलेज में उसके बाद फिर स्कूल के बाद कैसा था? कॉलेज में कैसे आप कैसे वाले थे? मतलब गुंडा उसके बाद हो गया फिर ना टाइप ना, ऐसी नहीं लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं टाइप, नहीं। ऐसे घूमना फिरना लड़कियों लड़कियों के पीछे या लड़कियां आपके पीछे, क्या था? कुछ था ऐसा कुछ? बताइए ना। देखिए, वो बात तो संधू साहब बहुत ही कुदरती बात होती है। हाँ जब आपके हार्मोन्स बदलते हैं, आप हाँ टीनेजर होते हैं, हाँ लड़कियां आपको अट्रैक्ट करती हैं। हाँ। हमें भी अच्छी लगती थी, हम्म तो कुछ लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी। हम्म, लेकिन वो सारी मोहब्बत जो है वो वन साइडेड हुआ करती थी। अच्छा। 50%। अच्छा। हाँ, उनकी तरफ से होती तो 100% थी, हो जानी वो थी। 50% ओके। हमारी तरफ से। तो कभी 100 हुई? नो नो, नहीं हुई? नहीं, अच्छा। कभी नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि मेरी वालिदा की तबीयत कुछ नासाज हुई, ओके। और एक स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर, हाँ जी। तो वो भोपाल में रहते थे। ओके। मेरी वालिदा भोपाल की है, ओके। मायका उनका भोपाल का है। तो मैं कुछ कर नहीं रहा था, खाली बैठा था। 63 64 से ओके। 64 65 66, ओके। 3 साल। 3 4 साल बिल्कुल खाली। ओके। वालिद साहब भी फिक्रमंद हुए कि करेगा क्या यार, ये तो हम्म 2 बार फेल हो गया है और अभी कुछ कर नहीं रहा है। हम्म, एक फिक्र थी उन्हें, आगे चल के क्या हो, इसके मुस्तकबिल का क्या होगा। खैर, जैसा कि मैंने आप से अर्ज किया कि वालिदा की तबीयत खराब थी, हाँ। तो उनको लेकर मैं चला गया कहाँ? भोपाल। भोपाल। एक डॉक्टर इंसाफ हुआ करते थे, ओके। वो इलाज करते थे उनका। अब वहां मैं रहा और एक बंदा फरिश्ता बनकर मेरी जिंदगी में आया। अच्छा। दो इंसान। ओके। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हार्मोन्स बदले, आवाज में तब्दीली आनी शुरू हुई। हाँ लोगों ने आवाज का भारीपन महसूस किया। हाँ। तो हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हम्म, नाहर सिंह मामा, हम उन्हें कहते थे। अच्छा हमारे मामा के दोस्त थे, अच्छा और सब उन्हें सूरमा कहते थे। अच्छा। थे छोटे से, लेकिन हर हर जगह भिड़ जाते थे। अच्छा। तो ओके। उनका नाम था सूरमा, अच्छा। और वही नाम जावेद साहब ने इस्तेमाल किया शोले में। छोले। हाँ। जावेद साहब जानते थे इन्हें, अच्छा। जावेद साहब काफी रहे हैं। हाँ। तो वो मुझे रेडियो स्टेशन ले गए। अच्छा। वहां मेरा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हुआ, ओके। तो वहां से मैंने कुछ प्लेस करने शुरू किए। ओके। तो काफी सराहा गया। पहला चेक 15 रुपए का मिला। मैंने कहा साहब, मेरे पास तो बैंक अकाउंट नहीं है, ये मैं अच्छा। चेक। तो उन्होंने खैर फिर एक बैरर चेक बना के मुझे दिया, ओके। और पहली कमाई मैंने अपनी वालिदा को अरे क्या बात, 15 रुपए दी जाके। ला कर दिए। गे बेटे, तू उसका स्वेटर खरीद ले, बहुत ठंड हो रही थी। अच्छा। तो स्वेटर खरीद लिया मैंने 15 रुपए का। अच्छा। फिर सेकंड प्ले हुआ, हम्म, उसमें 20 रुपए मिले। अच्छा। तरक्की हो गई। हाँ। वो पैसे भी मैंने वालिदा को दिए। फिर हमें 25 रुपए मिले। अच्छा। हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हाँ। तो मेरी कजिन को एक साहब पढ़ाने आते थे, ओके। ट्यूशन लेती थी। हम्म,
उनसे अक्सर बात होती थी। ठीक है। उनका नाम था अजहर साबरी। अदर साहब। तो उन्होंने कहा रजा क्या कर रहे हैं आप? हम्म। मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैं तो माँ का इलाज करवाने के लिए आया हूं। हाँ। तो कहने लगे कि तुम हायर सेकेंडरी क्यों नहीं कर लेते यहां से? मैंने कहा क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अच्छा। कहने लगे प्राइवेटली अपियर हो हाँ। हायर सेकेंडरी में और फॉर्म भर लो, कल आखिरी दिन है उसका फॉर्म का। अच्छा। तो बात मेरी समझ में आई। मैं साहब गया, लपक कर फॉर्म लाया, एफिडेविट भरवाया नोटरी से और वो दाखिल कर दिया। अच्छा। अब ये कहिए स्ट्रोक ऑफ लक जिसे कहा जाता है। तो वालिदा की तीमारदारी भी करवा रहा था और मैंने कहा कि ये किसी ने रास्ता दिखाया ही नहीं आज तक कि ऐसा भी हो सकता है, प्राइवेटली हम मैट्रिक कर सकते हैं। हाँ। तो पढ़ाई भी हमने शुरू कर दी। अच्छा। अब क्या हुआ कि जिस घर में हम रहते थे वो 10 बजे लाइट बंद कर देते थे। अच्छा। बिजली का बिल ज्यादा ना आए। अच्छा। तो 10 बजे ब्लैकआउट हो जाता था। अच्छा। तो साहब मैं अपनी किताबें लेकर, वहां पर एक ईदगाह हिल है। अच्छा। और वहां मैं किताबें लेकर, एक लैंप पोस्ट था। अच्छा। और एक बंगला था किसी मिनिस्टर का, परमानंद भाई पटेल नाम था। अच्छा। उनके बंगले के बाहर ये लैंप पोस्ट था। अच्छा। तो रात भर मैं उस बैठते लैंप थे। पोस्ट के नीचे पढ़ता था। क्या? 12 बजे जाता था, 6 बजे तक पढ़ता था। अच्छा। घर आता था, नाश्ता करके पेपर देने के लिए निकलता था। अच्छा। 7 से 10 पेपर होता था। अच्छा। फिर आता था, थोड़ी देर सोता था। हाँ। ये सिलसिला 10 दिन तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मैं घर आया सुबह 6 बजे, ऐसी बस लेटा बिस्तर पे कि नींद लग गई। अच्छा। और मेरी वालिदा ने मुझे उठाने की कोशिश की। हाँ। इतनी रातों का मैं जागा हुआ था। हाँ। अब मैं उठ ही नहीं रहा हूं तो झंझोड़ा उन्होंने। हाँ। तब भी मैं नहीं उठ रहा, बेहोशी की नींद सो रहा था। अच्छा। तो पानी डाला उन्होंने मेरे चेहरे पे। अच्छा। कहने लगे बेटे पर्चे का वक्त हो गया है, 7 बजने वाला है। अच्छा। और मैं साहब हड़बड़ा के उठा और भागा मैं। अच्छा। जाते जाते माँ को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। ओह। क्योंकि उस बेहोशी में शायद मैं कुछ बदतमीजी कर गया या। हाँ। तो शी फेल्ट वेरी हर्ट। हाँ। देन शी वाज रिलीव्ड कि बेटा जा रहा है। हाँ। आके मैंने बहुत माफी मांगी उससे। हाँ। खैर वो माँ पर्चा हो गया। माँ थी। माँ तो माँ माँ होती है। थी। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। अच्छा। होता है जिंदगी में, हाँ। उतार चढ़ाव आते हाँ हैं। जी। और एक दिन ऐसा भी आया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। ओह। अच्छा। ना आटा था ना चावल थे। अच्छा। और लकड़ी का चूल्हा जलता था वहां हाँ। पे। हाँ। तो वो मैं लकड़ियां लाता था और माँ उस पर खाना पकाती थी। खाना बनाती। ना लकड़ी थी, ना दाल थी, ना घी था। अच्छा। कुछ नहीं था। मैंने कहा कोशिश करता हूं। हाँ। तो मार्केट गया। तो जिस दुकान से हमेशा मैं सामान लेता था, मैंने कहा साहब 5 रुपए का आप मुझे सामान दे दें। हाँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक मैं चुका दूंगा। हाँ। उनका साहब हम उधार देने की हमारी पॉलिसी नहीं है, सॉरी। अच्छा। एक अच्छा दोस्त था मेरा, उसकी दुकान थी। तो उसके पास गया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। हाँ जी। मैंने कहा भाई 5 रुपए दे दो, घर में कुछ खाने के लिए है। मैं देख रहा हूं उसके काउंटर पे पैसे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, ओहो। सॉरी नहीं दे सकता। अच्छा। पैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं।
वो एक दिन था कि ना हमने दोपहर में खाना खाया ना रात में खाना खाया। ओह माय गॉड। अच्छा। एक तो ये है कि आप अपनी मर्जी से नहीं खा रहे हैं, हाँ। और एक ये है कि आप मजबूरी में आप खा रहे हैं हम्म, क्योंकि आपके पास कुछ खाने के लिए है है। ही नहीं। हाँ। दोनों माँ बेटे एक दिन पूरा ओहो। भूख में, दिन भी भूख में गुजारा, रात भी पानी पी के सो गए। ओह। ऐसे दिन हमने देखे। करेंगे। खैर वो पेपर्स हमने सारे दे दिए। रेडियो पे जब काम किया हमने थोड़ा बहुत एज ए कैजुअल आर्टिस्ट, हाँ जी। वालिद साहब को भी पता चला, हम्म। उन्होंने सजेशन दिया। हाँ जी। उन्होंने कहा भी मैंने कुछ FTII के स्टूडेंट्स की फिल्म्स देखी हैं, अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां दाखिला लो। अच्छा। उन्होंने कहा हमारे जमाने में तो एक्टिंग की बारीकियां सिखाने का कोई नहीं था। मौका नहीं था, नहीं अगर मौका आज है हाँ। तो तुम उसका फायदा क्यों ना उठाओ। ठीक है। सिलेबस मंगवाए, यहाँ वहां के सिलेबस मंगवाए और फॉर्म भरा। एक किस्सा मैं आपको सुनाना भूल गया। हाँ जी। अब हम भोपाल से मुंबई आ रहे हैं। अच्छा। वालिदा साहिबा की तबीयत ठीक हो गई है। हम्म। 3rd क्लास के हमने 2 टिकट लिए। अच्छा। अब जो ट्रेन आई तो खचाखच भरी हुई। ओह। अच्छा। अब घुसे तो कैसे घुसे। हाँ। लकीली जो एक कंपार्टमेंट था उसमें ग्रिल नहीं लगी हुई थी। अच्छा। तो मम्मी को मैंने वालिदा को गोद में उठाकर खिड़की के थ्रू मैंने उन्हें ओहो। अंदर डाला। अच्छा। और खिड़की के ही थ्रू मैंने सामान अच्छा। अंदर डाला। कुछ वहां के जो को पैसेंजर थे वो कोऑपरेटिव, हाँ। उनका लेडी है, हाँ। उनको तो मैंने बिठा दिया, लेकिन रात भर में खड़ा रहा, जगह ही नहीं थी बैठने की। ओह। अच्छा। रात भर खड़ा रहा। अच्छा। सुबह फिर कहीं नासिक के आसपास हाँ। बैठने की जगह थी। जगह तो ये दिन भी हमने देखे। बहुत स्ट्रगलिंग था, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग था, बट सल्यूट है आपको, आपके फादर साहब को, कि आज के टाइम पे जब आज नेपोटिज्म इतना खतरनाक तरीके से चल रहा है, मतलब एक बार भी आपके फादर साहब ने उस तरीके का कुछ नहीं करा, और मुझे पता चला है आपने भी अली के लिए कुछ ऐसा नहीं करा। नहीं किया, है ना, मतलब मैं ये भी बहुत लाइव एग्जाम्पल मैं भी उस पर आ रहा हूँ। हाँ, मतलब बहुत एक आज के टाइम पे ऐसा होता ही नहीं है, मतलब सोच ही नहीं सकता कोई जो आप। अब देखिए ऐसा है कि जब मैं ऑडिशन देने गया तो नरगिस जी थी जज, कामनी कौशल थी, हाँ। गजानन जागीरदार थे, और वहाँ के प्रोफेसर तनेजा साहब, और वहाँ के प्रिंसिपल जगत मुरारी, ये सब थे। Whatever I got was just on the merit basis. अच्छा। एडमिशन वहाँ वाले साहब आए भी नहीं वहाँ पे। अच्छा। खाली फॉर्म देख के नरगिस जी ने पूछा रजा मुराद मुराद साहब कौन लगते हैं आपके? मैंने कहा मेरे वालिद हैं। हाँ, कह लगे फिल्मों में भी काफी वो मेरे वालिद बने हैं। कह लगे दीदार और अंदाज में मेरे वालिद बने, बस दैट्स ऑल। अच्छा। कोई फेवर नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा, बस वो मुराद नाम पे उन्होंने ये सवाल किया। आज के टाइम पे तो रजा भी बहुत ज्यादा ये चल रहा है, नेपोटिज्म और ये वो, नतीजा भी तो क्या आ रहा है देखिए, क्या आ रहा है सामने ही है। अभी नाम नहीं लूंगा, एक फिल्म लगी है। हाँ। और इतनी क्रिटिसाइज हो रही है, मैंने फिल्म देखी नहीं तो उस पर कोई तबसरा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना क्रिटिसाइज हो रहे हैं दोनों लीड प्लेयर्स। अच्छा। और दोनों लीड प्लेयर जो हैं, बेटी एक बहुत बड़ी हीरोइन की बेटी है। अच्छा। और बेटा जो है एक बड़े हीरो का बेटा है। तो बहुत ज्यादा उन पे नुक्ताचीनी हो रही है। देखिए वीरू देवगन का जब बेटा आया, हाँ। अजय, उसका श्री नाम विशाल है। पूरी उसको ट्रेनिंग दी, राइट, हॉर्स राइडिंग की, एक्शन की, राइट, उर्दू की, उर्दू के लिए टीचर रखा, राइट, पूरा पहले उसको ट्रेन किया, राइट। ये सक्सेस जो है, ये कामयाबी किसी के बाप की जागीर नहीं है भाई। नहीं, बिल्कुल सही बोल। हाँ, आपको
जनता जनार्दन के दिल में आपको जगह बनाने। बनानी है। एक फनी किस्सा है भाई आपका, आपसे सुनना है। वो पता है सबको, जब सेट पे आग लगी थी और पद्मिनी कोल्हापुरी को आपने जी जी। बचाया था, वो क्या था आप बताइए, फिर उसमें से एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। देखिए, किस्सा ये है कि प्रेम रोका क्लाइमेक्स चल रहा था। ओके। वो विधवा होने के बाद घर आती हैं हम्म। और मैं उनके साथ जबरदस्ती करता हूँ हाँ और फिर वो चली जाती हैं हाँ। और फिर मैं उन्हें लेने आता हूँ। ओके। तो मेरा मकसद जो है ले जाने का, हम्म। वो दूसरा है। हाँ और कुलभूषण खरबंदा जो उनके वालिद हैं, हाँ वो समझ रहे हैं कि अपनी बेटी को लेवाने आए। हाँ। तो जब बहस होती है ऋषि कपूर के साथ, तो वो कहते हैं कि इन दोनों को चौराहे पर जिंदा जला दो। अच्छा। मैं तो किसी और मकसद के तहत आया हूं। हाँ। मैंने कहा कि आप भी कैसी बातें करते हैं छोटे ठाकुर। हाँ। भले उस नीच को आप अपना दामाद ना समझें, लेकिन रमा हमारी बेटी है। हाँ। हमारे खानदान की इज्जत है। हाँ। जलाना है तो उसे जलाइए, उस कमीने को जलाइए। हाँ। कहते हैं अब हमने जो फैसला ले लिया है, हाँ। अब तो वही होगा। अच्छा। यहां से साहब उनको चौराहे पर बांध कर, उनके हाथ पैर बांध कर चारों तरफ आग लगा दी जाती है। अच्छा। और फिर मेरी एंट्री होती है। हम्म। मैं कहता हूं कि वीर सिंह, हमारे आदमियों ने टट्टुओं पर बैठे तेरे सारे हिमायतियों को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर हमारी बहू पर जरा सी भी आंच आई तो तेरी और तेरे इन पालतू कुत्तों की लाशें जमीन पर तड़पती हुई दिखाई देंगी। तुमने बुलाया था हमें रमा को ले जाने के लिए, और हम इसे किसी भी कीमत पर लेकर जाएंगे। समथिंग, ये डायलॉग था। तब तक क्या होता है कि मैं गोली मारता हूं कुलभूषण को। अच्छा। और गोली जो है वो गोली उसके हाथ में वो होती है, मशाल होती है। अच्छा। वो मशाल जो है, जहां उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़का है, हाँ। आग लग जाती है। ओह अच्छा। सीन ही ये था। सीन ही ये था। ओके। अब सीन में क्या था कि आग लग गई है, हाँ शोले और लपटें उठ रहे हैं, हाँ और मुझे तो उससे बचा के लेके जाना है। हाँ। तो यूं बांधा हुआ था दोनों को। अच्छा। ऋषि को यूं बांधा था और उसने ऋषि की तरफ पीठ की हुई थी और उसे वहां बांधा हुआ था। अच्छा, दोनों को बांधा। ठीक। तो क्या था कि अब लपटें जो थी वो 15-20 फीट ऊंची थी। अच्छा। और मैं जाता हूं साहब, अच्छा। और उसे खोलने की कोशिश करता हूं। उसे उठा के ले जाना है मुझे। हाँ। अब एक जो रस्सी थी वो थोड़ी लूज बंधी हुई थी। अच्छा। तो क्या हुआ कि एक रस्सी मैंने खोली, तो वो उसका ये था कि एक रस्सी खुली है तो वो यूं जाके उससे लिपट जाएगी। हाँ लेकिन क्योंकि रस्सी लूज थी हाँ। तो वो खुल गई, एंड शी लॉस्ट हर बैलेंस। ओह और अच्छा। बैलेंस जो उसने लूज किया, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जलती हुई चिता पर लेट गई। ओह। और चीखों की आवाजें आ रही हैं चारों तरफ से। अच्छा। चीखों की आवाजें आ रही हैं, और क्योंकि बहुत फासला था हाँ बाकी लोगों का, क्योंकि पूरी फील्ड थी, हाँ। चीखें, और पता नहीं मुझ में कहां से हिम्मत आई। मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैं उस आग में कूदा, और चारों तरफ पद्मिनी की आग थी और वो यूं लेटी हुई थी। और कूदने के बाद उसको मैंने लिफ्ट किया और बाहर फेंका मैंने। अच्छा। हाँ, बाहर फेंका। वो बाहर गिर गया। सबसे पहले उसने देखा कि उसके बालों को तो कुछ नहीं हुआ, बाल तो नहीं जले उसके। हाँ। ये पूरा का पूरा पिक्चराइज हुआ। अच्छा। कैमरा तो हाँ, चल ही चल ही रहा रहा था। था। हाँ तो सोचा गया कि इस सीन को रखा जाए।
अच्छा। कि ये दोबारा इसे आग से निकाल के ले जाता है। हाँ। तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि इसमें तो ये हीरो बन जाएगा, हाँ। इसको हीरो नहीं बनाना है। ये हुआ था। अच्छा। आपने भाई सतीश कौशिक जी के जब आप उनके घर पे गए, जब उनका निधन हुआ, आपने, मैं सुन रहा था आपका, बड़ा कोरिलेट करा मैंने आपका शेयर कि जिंदा रहने में और सांस लेने में बड़ा फर्क बड़ा फर्क है ना। कुछ लोग सिर्फ सांस लेते हैं, हाँ, जिंदा नहीं रहते। जिंदा नहीं रहते। इन्होंने पूरी जिंदगी जी। इन्होंने पूरी जिंदगी, मैं सोचता हूँ भाई कि क्या आज के जो पेरेंट्स भी हैं, जो चाहे वो फिल्मों वाले हैं चाहे दूसरे हैं, वो अपने बच्चों के लिए वो जिंदगी नहीं जी रहे, वो जिंदा रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, काम करी जा रहे हैं और वो फिर वो आगे कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, उनको ये कर दो, उनको वो कर दो। और वो आपको नहीं लग रहा कि जितना उनको फीड करते जा रहे हैं ये लोग, जो जैसे आप बता रहे हो कि फिल्मों में फिर वही हाल होता है कि वो नहीं दे पाते, जैसे आपके वालिद साहब ने आपको जो चीज़ें दी हैं, जैसे आपने कहा वीरू देवगन की एग्जांपल दी, उन्होंने उनको जो चीज़ें दी हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल दोज थिंग्स, वो उनको वो चीज़ें दे रहे हैं जो उनको खराब कर रही हैं या उनको ऊपर चढ़ा रही हैं और उनका दिमाग ऊपर चढ़ा रही है। देखिए संधू साहब, मैं तो एक बात जानता हूं, औलाद को अगर आपको सबसे अच्छा गिफ्ट देना है तो वो तालीम की सूरत में दें। राइट। सबसे बड़ी अगर आपको दौलत देनी है, राइट, तो आप तालीम की सूरत में दें। राइट। खजाने खाली हो जाते हैं, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, राइट, लेकिन आपकी तालीम कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपकी क्वालिफिकेशन कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपकी तरबियत कोई आपसे छीन नहीं सकता। राइट। वो मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो जाते हैं देने में, और जो चीज देनी चाहिए वो नहीं दी जाती, वो नहीं दी जाती। मेरी बेटी भोपाल में भी आई है। अच्छा। मेरा नवासा नाती इब्राहिम 14 साल का है। ओके। और अक्सर मैं उनसे मिलने जाता हूँ। ओके। और वो उसी ईदगाह हिल पर रहते हैं। अच्छा। जिस ईदगाह हिल के लैंप पोस्ट के नीचे मैं, मुराद भाई ने 10th खरी। अब जब भी मेरा जाना होता है, मैं गाड़ी रोकता हूँ। अच्छा। लैंप पोस्ट के सामने खड़ा होता हूँ, वाह, सैल्यूट करता हूँ कि जब मेरी जिंदगी में लोगों ने अंधेरा कर दिया था, तुम्हारी रोशनी ने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या बात। जब भी वहां से गुजरता हूँ, क्या बात, मैं उसको लैंप पोस्ट को आज भी सैल्यूट करता हूँ। क्या बात है, गूज बम खड़े हो गए मेरे आपकी बात सुन के। मतलब आप जज्बाती भी हो गए। हाँ, लाइक आप जज्बाती हो गए, आपकी आंखें भर आई। हाँ, मैं वो लम्हा फील कर रहा था कि यार कैसा था वो टाइम, और कैसा आपने, मतलब ये कैसे आता है माइंड। चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ। बड़ी तकलीफें उठाई हमने और फाका भी किया हमने, स्टारवेशन से भी गुजरे, 3rd क्लास में भी सफर किया, एक कमरे में भी रहे, बिना बिजली के, बिना पानी के। एक दिन जब मैं रात के 2 बजे घर लौट रहा था, जब मैं when I became one of the busiest actors of all time, तो मेरी माँ खिड़की पे खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा। मुन्ने कहती, मेरे घर का नाम मुन्ना है। अच्छा। मुन्ने, बेटा क्यों इतना काम कर रहा है, क्यों तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा है, सुबह 8 बजे उठती हूँ तू होता नहीं है घर पे, रात को सोती हूँ 12 बजे तू घर पे नहीं होता है। मैंने सोचा कि आज जागूंगी और तुझसे मैं ये बात करूंगी, क्यों इतना काम कर रहा है, काहे के लिए। मैं उन्हें बिया कहता था। अच्छा। मैंने कहा बिया, मेरी जिंदगी की गाड़ी 14 साल लेट चली है, पहले तो मुझे वो 14 साल कवर करते हैं। और मैंने कहा याद है कितनी तकलीफें उठाई हैं जिंदगी में हमने, अब हम आराम भी साथ उठाएंगे। क्या आराम भी हम साथ उठाएंगे, हमने बहुत तकलीफें उठाई। क्या? और एसी लगवाया, हमारे यहाँ एसी नहीं था। पहली बार एसी लगा, ऑन हुआ एसी, बच्चे दोनों
खड़े हो गए हाँ, किसी के सामने, कहने लगे डैडी कितनी ठंडी हवा आ रही है। मैंने कहा बच्चों, तुम्हें इस ठंडी हवा में रखने के लिए तुम्हारे बाप को धूप में कितना झुलसना हाँ, पड़ता है, हाँ, क्या बात, तब ये ठंडक। तभी आपको ठंडक मिली है। दिस इज लाइफ। This is- तो कितना गैप क्यों पड़ा भाई वो 14 साल का, क्या था? संधू साहब, कुछ मुझ में भी कमियां थी। अच्छा, नमक हराम मेरी एक फिल्म आई थी, हाँ जी, तारीफ तो बहुत मिली उस फिल्म में, हम्म, काम नहीं मिला। काम नहीं मिला, एक स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी, ओके, एक स्क्रीन पर्सनैलिटी नहीं थी। ओके, जैसे मैं विनोद खन्ना की तरह हैंडसम नहीं था, हम्म, शत्रुघ्न सिन्हा की तरह मैं फ्लैम्बॉयंट नहीं था, राइट, रंजीत की तरह एक एग्रेसिव लुक नहीं था मेरा, राइट, शक्ति कपूर की तरह गुड लुकिंग नहीं था, हम्म, प्रेम चोपड़ा की तरह एलीट क्लास का नहीं लगता था। राइट, कमियां मुझ में थी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। राइट, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, तो कुछ मुझ में कमियां थी। हाँ। अब मैं क्यों कहूंगे साहब मेरे साथ ये हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू राज कपूर। राज कपूर जी, उन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया। अच्छा, माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, हम्म, राज कपूर ने मुझे दूसरा जन्म दिया। अच्छा, ये मानते हैं आप? मैं मानता हूं राइट, आज मैं जो कुछ भी हूं, हम्म, कहीं मैं हीरोइन का भाई बन जाता था, हाँ, कहीं मैं हीरो का दोस्त बन जाता था, कहीं मैं इंस्पेक्टर बन जाता था, कहीं मैं लॉयर बन जाता था। राइट, दो दो तीन तीन सीन के रोल करता था। ठीक है, बाकी जिन कंटेम्पररीज के मैंने नाम लिए, दे वर स्टार्स, हम्म, ऑल ऑफ देम वर स्टार्स। हम्म, आई वाज लाइक अ बिट प्लेयर। राइट, राज कपूर ने मुझे वहां से उठाकर इस लाइन में खड़ा कर दिया, इनकी Right. लाइन में खड़ा कर दिया। अच्छा, आज अगर टॉप 10 या 15 विलन्स का हाँ, जिक्र होता है तो उसमें मेरा नाम भी आता है, बिल्कुल आता है भाई, बिल्कुल आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ राज कपूर। राइट, प्रेम रोग, हाँ, प्रेम रोग के बाद राम तेरी गंगा मैली, हाँ, राम तेरी गंगा मैली के बाद हिना। हिना, हाँ, क्रेडिट गोज टू हिम। और बहुत लोगों ने मुखालिफत की मेरी उनसे, अच्छा, कहां लेंगे आप, कहां नमक हराम का टूटा फूटा जिंदगी से मायूस बीमार शायर अलम, हाँ, और कहां प्रेम रोग का सुमेरगंज का राजा हाँ। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। वाह, हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया साहब। हाँ, नमक हराम उन्होंने 1973 में देखी थी और 1980 में जब वो कास्ट कर रहे थे, अच्छा, कहने लगे वो एक्टर कौन था उसमें नमक हराम में। उन्हें नाम नहीं मालूम था मेरा। अच्छा, वो भारी सी आवाज वाला हाँ, शायर का रोल। अच्छा, तो उनको बुलाइए, क्या नाम है उनका, अच्छा, नाम भी नहीं मालूम था। तो काफी लोगों ने अपोज किया, कहने नहीं साहब ये रोल तो वही करेंगे। हाँ। अब क्या कहने का मतलब यह है संधू साहब, हर इंसान को कभी ना कभी मौका मिलता है। हाँ, अच्छा, मैं डब्बू के साथ शूटिंग कर रहा था, एक फिल्म थी राम भरोसे। हाँ। इज अ वेरी ऑफुली नाइस गाय, राइट, जो दिल में होता है वो कह देता है। हाँ। तो मैंने कहा डब्बू, आई वुड लाइक टू मीट राज साहब। अच्छा, Why do you want to meet Raj Kapoor? अच्छा, I said, I would love to work with him. Raza, you know the kind of films which Raj Kapoor makes, you won't fit into it. अच्छा, He makes heroine-oriented films. You Right. won't fit into it. अच्छा, नहीं, ये नहीं था कि उसने टाला, ताला, हाँ, जो but महसूस किया हाँ, वो वो उसने बताया, कह दिया। हाँ, ओके, तो बेटों ने अपोज किया, असिस्टेंट्स ने अपोज किया, सब ने अपोज किया। हाँ, हमें तो वही रजा साहब चाहिए। मैं संधू साहब हॉकी का बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा, आई एम अ बिग हॉकी लवर। अच्छा,
मैंने कहा रजा मुराद ये तो तुझे पेनल्टी स्ट्रोक में लाए, ये तो गोल में तब्दील होना चाहिए। हाँ, और अगर तब्दील नहीं होता है तो फिर तुझे एक्टर बनने का कोई हक कोई हक नहीं। राइट। तो आपको कैसे पता चला उन लोगों ने अपोज करा? आए, मैं समझा कि मेरे वालिद साहब के लिए आए। अच्छा। इनके साले थे रवि मल्होत्रा। हाँ जी। फोन तक नहीं था मेरे यहाँ भाई। अच्छा। फोन भी नहीं था। अच्छा। ढूंढते ढांढते आए। हाँ, कहने लगे वो रजा साहब ने बुलाया है। कौन साहब? अरे राज साहब ने बुलाया है भाई, तुझे ढूंढता हुआ आ रहा हूं मैं। अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे वो एक रोल है तुझसे करवाना चाहता। मेरा दिल तो धक से रह गया। अच्छा रवि मजाक तो नहीं कर रहा? हाँ। कहने क्या इतनी दूर से मैं मजाक करने के लिए आया हूं? हाँ। कल आ जा। अच्छा। इस तरीके से क्या आई गॉट। रजा भाई, राज कपूर के साथ आपने काम करा और आपने बोला कि आपको दूसरा जन्म दिया। वो जो डायरेक्टर थे उस टाइम का जो एरा था और आज का है, क्या आपको फर्क लग रहा है? आज के जो यंगस्टर और न्यू कमर्स और वो डायरेक्टर, और एक वो कितने स्ट्रिक्ट होते थे, वो काम को लेके कितने स्पेसिफिक होते थे। जैसे आपने कहा कि मतलब मुझे लग रहा है आपकी बात सुन के कि जैसे जौहरी नहीं होते, जौहरी मतलब उनको हीरा, मतलब मुझे हीरा, मतलब मुझे ब्लू स्टोन चाहिए, वही ब्लू स्टोन चाहिए जहां से मर्जी ढूंढ के लेके, रजा चाहिए, रजा चाहिए, वही। उस रजा की उस एक्टिंग में क्या ऐसा देख लिया कि ये ही चाहिए, और डिटर्मिनेशन, मतलब नहीं सर ये देख लो, ये सर वो देख लो, हाँ चलो यार ये कर लेते हैं, आप बताओ क्या कर लेते हैं, मतलब क्या क्या फर्क लग रहा है? मुझे भी इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि मुझी को इस रोल में उन्होंने क्यों कास्ट किया। हाँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इतनी अपोजिशन हुई, सबने मेरे नाम की मुखालिफत की। अब वो थे साहब डायरेक्टर, उन्होंने कहा साहब हमारी आंख है, ये रोल तो रजा साहब करेंगे। ये लोग फिल्में दिल से बनाते थे, राइट, दिमाग से नहीं बनाते थे। राइट। और जो इन्होंने सोच लिया है, जो इन्होंने ठान लिया है, ये वही करते थे। एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे राज साहब हुए, ऋषिकेश मुखर्जी हुए, महबूब खान हुए, बिमल रॉय हुए, इन्होंने फिल्म में सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से बनाई हैं। अपने काम के साथ कभी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, कास्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो सूटेबल है वही चाहिए। राइट। क्या तो आपको क्या लग रहा है आज के डायरेक्टर्स में और उस टाइम के डायरेक्टर्स में क्यों इतना फर्क है? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, हमारा जो एरा था, मैं 70s की बात कर रहा हूं, 70s 80s, वो हीरोज का एरा था। राइट। हीरो बिकता था, हीरो की चलती थी, हीरो कहानी सेलेक्ट करता था, हीरोइन, बाकी के कैरेक्टर एक्टर्स, विलन्स, जो वो चाहता था वही होता था। राइट। म्यूजिक किसका होगा, सिंगर कौन होगा, हमारे दाएं बाएं कौन होगा। तो कुछ ऐसे हीरोज थे जो रात को पार्टीज करते थे, और बहुत से यही एक्टर्स उनकी चिलम भरते थे, उनकी जी हुजूरी करने जाते थे। तो सारे रोल्स उन्हीं को मिलते थे। राइट। हमारे हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं था, हम तो किसी गिनती में ही नहीं थे। राइट। आज का जो डायरेक्टर है बहुत बाहिम्मत है, बड़े रिस्क लेता है वो। राइट। उसका अपना एक कंसेप्शन है, वो उसके हिसाब से चलता है, और उसे बैकिंग मिलती है प्रोडक्शन हाउस की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर ऋषि दा की फिल्म नमक हराम कोई और डायरेक्ट कर रहा होता तो वो रोल मुझे नहीं मिलता। राइट। राजेश खन्ना साहब इसरार कर रहे थे कि उनके गुरु हैं वीके शर्मा, राइट, वो रोल उन्हें दिया जाए। अच्छा, क्योंकि यहां ऋषि दा थे, ऋषि दा ने उनकी बात मानी नहीं। नहीं। कोई और अगर डायरेक्टर होता तो उसके बाप की हिम्मत नहीं थी। हाँ श्योर, बिल्कुल। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी मांग को रिफ्यूज करने कर दें। हाँ, तो कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देती है। एक जगह राज कपूर थे, एक जगह ऋषिकेश मुखर्जी थे, और
ऋषिदा की फिल्म से बहुत नाम मिला और राज कपूर की फिल्मों से बहुत काम मिला। रजा भाई, ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ भी परोसते हैं, और जितने भी डिजिटल आजकल तो ऐप ही चल पड़े। अब चलो ओटीटी तो बहुत बड़े हैं, आज छोटे छोटे ऐप आ गए। क्या है मतलब ये किधर को जा रहे हैं हम, हमारी इंडस्ट्री? क्योंकि कोई टाइम था जब एक्टर होता था इंडस्ट्री का। आज के टाइम पे जो ये कौन सा एक्टर है जी, ये नेटफ्लिक्स का एक्टर है, ये उस ऐप का, ये उस सीरियल का। जी जी जी। अब आज के टाइम पे एक्टर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के एक्टर बन गए। तब होता था एक यूनिवर्सल एक्टर होता था। क्या है ये, किधर को जा रहा है ओटीटी? आपका क्या है इसके बारे में विचार? देखिए ऐसा है, इसके दो पहलू हैं। इसके आने से लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। जो एक्टर्स बतौर फिल्म एक्टर कुछ नहीं कर पाए या उन्हें यहां कुछ करने का मौका नहीं मिला, तो वहां उनको मौका मिल रहा है, उभरने का मौका मिल रहा है। लेकिन जो चार्म बड़े स्क्रीन का है वो चार्म किसी का नहीं है। हाँ। मैं आपको मिसाल देता हूं। पहाड़ होता है, पहाड़, हाँ। हिमालय पर्वत, मौसम के हिसाब से वहां हरियाली आती है, बर्फ पड़ती है, पतझड़ आता है, हाँ। हरियाली चली जाती है, बर्फ चला जाता है, पतझड़ चला जाता है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह कायम रहता है। हाँ। ये जो बातें हैं ये मौसम के हिसाब से हैं। राइट। आई हैं, चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन पहाड़ अपनी जगह कायम रहेगा। बट इसका मिसयूज नहीं हो रहा रजा भाई? जैसे आजकल अभी पीछे से एक शो चल रहा था, लाफ्टर शो, उसमें एक बंदे ने कुछ नॉनसेंस बोला। तो ऐसी चीज़ों पे लगाम तो लगनी चाहिए कि हम फैमिलीज में बैठ के ऐसा परोसते हैं जो नहीं देख सकते हम। ये देखिए, कुछ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब हथकंडे करते हैं। राइट। कि रातों रात हमें स्टार बन जाना है, लेकिन बेहुदा बातें करने से, बदतमीजी करने से, अपशब्दों का इस्तेमाल करने से आप स्टार नहीं बन सकते। क्योंकि उन्हें मौका मिला है कि कोई सेंसरशिप नहीं है। हाँ। कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। हाँ। तो जो बोलना है ऑल फॉल अनाप शनाप बोलते रहो। हाँ। ये जो है ये बात टिकने वाली नहीं है। राइट। ये ज्यादा दिन रहेगी नहीं है। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारा जो कल्चर है, एक फैमिली वाला जाता है, फिल्म देखकर आता है, और उससे अगर ऐसा लगता है कि ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देखने के लायक है, तो फिर वो अपनी फैमिली को लेके जाता है। हाँ। ये है, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, कल्चर तो हमारा एक ही है, एक ही रहता है। हाँ। लेकिन ये ऐसी बातें आजकल परोसी जा रही हैं कि बस आप किसी भी परिवार के सदस्य के साथ आप बैठ के ये सब आप देख सकते। जी रजा भाई, थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए ना। अली क्या कर रहा है? अली के बारे में बताओ ना, किसी को नहीं पता कुछ, किसी इंटरनेट पे कहीं पे कुछ नहीं है। आप बताओ ना उसके बारे में कुछ। क्या है, क्या करता है, क्या विजन है उसका, क्या करेगा? हम वेट कर रहे हैं उसकी। अली फिलहाल लंदन में है। ओके। वहां जॉब कर रहा है। ओके। और कल ही गया वापस। अच्छा। ओके। 2 महीने के लिए आया था। ओके। अब देखिए, ऐसा है कि बच्चों को समझाया जा सकता है। हाँ। करना तो उन्हीं को है। हाँ। अच्छा खूबसूरत लड़का है, टैलेंटेड लड़का है। हाँ। एक उसने फिल्म भी की जिसका नाम है ढीठ पतंगे। अच्छा। और एक कश्मीरी यूथ का उसने रोल किया था। ओके। वो बहुत पसंद किया गया। ओके। मौका हो तो देखिएगा। ठीक है, तो जरूर देखेंगे। ढीठ पतंगे। ढीठ पतंगे। मुझे उसकी अच्छी बात ये लगी कि देखिए, गाना तो सभी गा लेते हैं। हाँ। सुर में गाना चाहिए। सही बात है। ढोलक सभी बजा लेते हैं, ताल पे बजाना चाहिए। राइट।
एक्टिंग तो सभी कर लेते हैं, एक्टिंग समझ कर करनी चाहिए। हाँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मेरा बेटा है। मैं बहुत डरा हुआ था जब उसकी ये फिल्म देखने गया। हाँ। लेकिन जब मैंने वो फिल्म देखी उसकी, तो वो लंदन में था। अच्छा। तो उसे एक मैंने वॉइस मैसेज भेजा कि बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिस तरह तुमने पहली फिल्म में समझ कर काम किया है, हमें 20 साल लग गए। क्या बात। हमें 20 साल लग गए हाँ। जो समझ तुम में पहली फिल्म में है। तो उसने बहुत समझ कर काम किया। आवाज मुझ जैसी उसकी नहीं है, बट एक आवाज में उसकी एक रोमांस है। ओके। राजेश खन्ना साहब की आवाज में एक रोमांस होता था। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी आवाज में एक रोमांस है, उसकी आवाज में एक संगीत है। अच्छा। और अभी आ रहा है, वापस आ रहा है। राइट। और कुछ कमिटमेंट्स हैं उसके, वहां पे कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट वगैरह। अभी आएगा। ओके। आएगा। उन्होंने भी कुछ आपने उनको कुछ कराया? जी हाँ, मैंने वहां किशोर नमित कपूर के यहाँ भेजा था। अच्छा। साहब ये देखिए, बात सुनिए, बेसिक टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। वो तो ग्रैंडफादर एंड फादर के डीएनए से मिल गया उसको, भर भर के मिल गया। नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। अच्छा, नहीं होता। नहीं, ये ऊपर वाले की देन होती है। दिलीप साहब के वालिद फ्रूट मर्चेंट थे। अच्छा। नसीरुद्दीन शाह के वालिद मस्जिद में पेश इमाम थे। अच्छा। संजीव कुमार के वालिद जरी का काम करते थे। अच्छा। और ये सारे के सारे ग्रेट एक्टर थे जिनका मैंने नाम लिया। हाँ। और बहुत से ऐसे सुपर एक्टर्स, सुपरस्टार्स हैं, बच्चे उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां तक उनके वालिदैन पहुंचे। हाँ। शाहरुख खान के वालिद कोई एक्टर नहीं थे। हाँ। आमिर खान के वालिद भी एक्टर नहीं थे। राइट। सलमान खान के वालिद ने कोशिश की थी, ओके, लेकिन बतौर एक्टर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो ये जो है, ये ऊपर वाले की देन है, वो जिसको दे दे, लेकिन उसे आपको बहुत संभाल के रखना है। हाँ। देखिए, जैसे अमिताभ बच्चन है, 7 बजे का मतलब वो सेट पे 7 बजे होते हैं। राइट। डबिंग में अगर उन्हें 7 बजे पहुंचना है, वो 7 बजे आ जाते हैं। कई बार वो दरवाजा खोलने वाला द्वारपाल भी नहीं आता है। अच्छा, वो खड़े होते हैं। आपने एक बार बताया था कि कादिर खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था डायलॉग लिख के अमिताभ बच्चन जी को देने में। जी। मतलब काफी उनके फेमस हुए हैं कादिर खान जी की वजह से, उनके काफी फेमस। जी, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है ना? ये फैक्ट है। देखिए, पंच लाइन्स होती हैं। हाँ। और जो फेमस डायलॉग होते हैं, वो 4-5 पेज के नहीं होते हैं। राइट। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हाँ। मेरे पास माँ है। हाँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ। कितने आदमी थे? सही है। आधी लाइन्स होती हैं। आधी लाइन्स होती हैं। थप्पड़ से नहीं साहब, प्यार से डर लगता है। हाँ। सही। छोटी छोटी लाइन्स होती हैं। तो वो बहुत सी पंच लाइन्स, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ। सही। और जैसे एक लाइन होती थी अमर अकबर एंथनी में, ऐसे टाइम तो आदमी 2 ही बार भागता है, या तो ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। हाँ। तो वन लाइनर्स जो हैं बहुत पॉपुलर करते हैं, किसी को पॉपुलर कर जाते हैं, बट उनके पीछे कौन है ये सब कई बार लोगों को नहीं पता चलता। देखिए, ये तो एक हाँ, कंबाइंड टीम एफर्ट है। राइट। कोई एक्टर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी वजह से फिल्म चलती है। हाँ, नहीं। हाँ, आपकी वजह से 1-2 दिन भीड़ आएगी, मानते हैं। हाँ, उसके बाद तो फिल्म को चलना है। हाँ। रजा भाई, सबको पता है आपके फादर साहब के बारे में, आप अपने माता जी के बारे में बताइए ना कुछ। मतलब आप बहुत प्यार करते थे उनको, इतना प्यार करते थे कि आपने अपना जब लाइफ पार्टनर भी चुना तो वो भी आपने नहीं, आपके वालिदा साहब ने चुना कि जी जो उन्होंने बोल दिया
कि आपने बोल दिया मदर को कि आपने देखा, आपने करा, तो मतलब मेरे लिए मतलब इतना फेथ, जी। इतना, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरी वालिदा का ताल्लुक भोपाल की रॉयल फैमिली से था जी। और 30 दिसंबर 1942 को हम्म, मेरे वालिद साहब से उनकी शादी हुई। हम्म, और शादी की वजह यह है कि जब मेरे वालिद साहब बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे हम्म, तो मेरे मामा अमानुल्लाह खां वो रूम पार्टनर्स थे। अच्छा। तो एक बार वो अमानुल्लाह खां के साथ भोपाल गए, वहां उन्होंने घर देखा, खानदान देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके खानदान में शादी करना चाहता हूं। अच्छा। और एक ही लड़की बची थी खानदान में, वो मेरी वालिदा थी, ओके। तो उनसे शादी हो गई। अमानुल्लाह खां जो हैं मेरे सगे मामू जीनत अमान के वालिद हैं। अच्छा। ओके। जीनत अमान मेरी फर्स्ट कजिन है। अच्छा। माय मदर लियाकत जहां बेगम हम्म, और अमानुल्लाह खां सगे भाई बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, राइट। तो शी इज माय फर्स्ट कजिन। फर्स्ट कजन, राइट। तो बड़ी उन्होंने जिंदगी में दिक्कतें झेली। कहाँ रॉयल फैमिली की एक नाजो से पली बच्ची बंबई के एक कमरे में रह रही है, 4 बच्चों को पाल रही है। बहुत हिम्मती थी, बहुत हिम्मत थी उनमें और बहुत प्रोटेक्टिव थी। अच्छा। और मेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी। ओके। तो कुछ लड़कियां देखी, उन्हें पसंद नहीं आई, फिर भोपाल गई देखने के लिए। तो कहने लगी कि एक लड़की मैंने तेरे लिए पसंद कर ली है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आपने पसंद कर ली है तो ठीक है। ठीक है। मैंने फोटो भी नहीं देखी थी मेरी बीवी की, क्या और बात पक्की हो गई थी। क्या हुआ? फोटो भी नहीं देखी थी। अच्छा। फिर मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मेरी माँ की पसंद तो गलत हो ही नहीं सकती। वाह वाह, मुझे इतना विश्वास है, वाह। हाँ, तो बहू के लिए उनकी पसंद गलत हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। रजा भाई, जो मैं देख रहा था कि संजय लीला भंसाली जी, सुना है कि जब भी वो कोई फिल्म बनाते हैं वो हाँ। बोलते हैं कि रजा मुराद होएगा फिल्म में, बट वो रोल क्या करेगा बाद में सोचेंगे, पहले रजा मुराद होगा। पहले एक्टर आप जिन्होंने 4 फिल्में कर ली उनके साथ। जी हाँ, ये बात तो है। पहले उन्होंने मुझे गलियों की रासलीला रामलीला में बुलाया। हाँ। फिर उन्होंने मुझे बाजीराव मस्तानी में बुलाया। हाँ। फिर पद्मावत में बुलाया। हाँ। और फिर ये जो गंगूबाई काठियावाड़ी, हाँ। इसमें एक सीन का रोल था। उन्होंने कहा रजा साहब इज ए मस्ट इन माय फिल्म्स, ही इज माय लकी मैस्कट। राइट। अब वो ऐसा सोचते हैं। हाँ। और बहुत अच्छी हमारी रिलेशनशिप है। राइट। और रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ सेट पे है, सेट के बाहर कभी हमारी मुलाकात हुई भी नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी, एक हेल्दी उनके साथ मेरी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत बहुत बड़ा नाम है आपका रजा भाई इंडस्ट्री में। और सारे हर कोई बंदा ऐसे सोचता है कि आप, वाह क्या आवाज़ है, क्या मतलब क्या दमदार आवाज़ है आपकी। और आप कई बार सोचते हो कि नहीं, ये मेरा शायद नेगेटिव पॉइंट था, मेरी आवाज़। ऐसे क्यों लग रहा है आपको कि आवाज़ आपका नेगेटिव? हमें तो लग रहा है कि वाह, मतलब नहीं, इसकी देयर आर 2 रीजंस। ओके। पहली बात तो यह है कि जब मैं शुरू आया और मेरी आवाज का चर्चा हुआ, तो बहुत से ऐसे हीरो जिनकी काफी वीक वॉइस थी, राइट, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। अच्छा, यार डाउनग्रेड होते होंगे वो। ये तो आवाज के बल पर ये सीन ले जाता है। हाँ, ओके, तो जेलस होगी वो। कमजोर आवाज वाले हीरोज मेरे साथ काम करने से गुरेज करते थे। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरे नुकसान ये है कि जब भी मेरा जिक्र आता है, रजा मुराद यार क्या आवाज आदमी, अरे भाई टैलेंट नहीं है। हाँ। टैलेंट की कोई बात नहीं करता है। हाँ।
राइट। मैंने आज तक जितने भी रोल्स किए हैं उनके साथ ईमानदारी बरतने की कोशिश की है और हर तरह के रोल किए हैं। नमक हराम में शायर का रोल किया है, जमींदार के रोल किए हैं, मंत्रियों के रोल किए हैं, डाकुओं के रोल किए हैं, राइट। इमोशनल बाप के रोल किए हैं, एक फर्स्ट शनास पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। हर किस्म के मैंने रोल किए हैं और मैंने अपने सारे रोल्स के साथ ईमानदारी बरतने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी मेरी वर्सेटैलिटी की बात नहीं करता है। राइट। और आवाज बड़ी अच्छी है, सिर्फ आवाज का जिक्र करते हैं, मेरे टैलेंट का मेरी रेंज का जिक्र नहीं करते। तो ये दो नुकसान है। दादा भाई, पंजाबी फिल्मों में कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? आपने कुछ करी है पंजाबी फिल्में? काफी की हैं मैंने। कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। और पंजाबी फिल्मों के बारे में ये कहूंगा कि जैसे एक दोस्त होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है, हाँ। उसी तरह पंजाबी फिल्मों ने मेरा साथ दिया। जब मेरे पास काम ना के बराबर था, राइट, तो बराबर मैंने पंजाबी फिल्में की। राइट। उससे मेरा घर चला, मेरी रोजी रोटी चली, मैं बिजी रहा, वरना पता नहीं क्या होता, वो तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन पंजाबी फिल्मों ने मेरा बहुत साथ दिया है। और नोटेबल बात यह है कि जब पीटीसी अवार्ड्स ने अपने पहले अवार्ड अनाउंस किए थे, तो फर्स्ट अवार्ड जो मिला मुझे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर पंजाबी फिल्म्स, राइट, वो मुझे मिला, एक नॉन पंजाबी को मिला। इससे बड़ी और क्या बात है? अभी अगर हम करें कोई पंजाबी फिल्म या हमारे पंजाब के कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स करें तो आएंगे ना आप? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। एक मैसेज था सबसे, यार जिनको मिल रहा है पूछना ना एक बार, क्या बिल्कुल आएंगे। रजा भाई, पुराने जो डायरेक्टर्स थे उस टाइम के और आज के डायरेक्टर्स हैं, मतलब क्या आपको लग रहा है क्या फर्क है उनमें? मतलब कैसा था उनका माहौल, कैसे वो टीचर थे काइंड ऑफ, और एज अ स्टूडेंट समझते थे, और आज के क्या समझते हैं, क्या था फर्क, आप बताइए ना। जो पुराने डायरेक्टर्स थे, दे वर लाइक फादर फिगर्स। डांट भी देते थे, समझाते भी थे, कान भी मरोड़ते थे, राइट, प्यार भी करते थे, पीठ भी थपथपाते थे, जैसे एक बाप करता है। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ जी। डायरेक्टर क्या होता था? राइट। नमक हराम की शूटिंग चल रही थी मोहन स्टूडियो में, और मुजरे का हॉल था, वहां पे मुजरा हो रहा है। सुनी रे सजरिया साजन बिन तेरे, जयश्री टी और हबीबा रहमान पे ये गाना पिक्चराइज हुआ था। तो इस गाने में दोनों अमिताभ एंड राजेश खन्ना दोनों की मौजूदगी थी इस गाने में। तो तब तो मोबाइल थे नहीं, और जो ये सेट था मोहन स्टूडियो का, यहां फोन का भी एक्सटेंशन नहीं था। अच्छा। तो अगर आपका फोन आया है तो आपको ऑफिस में जाना होगा। ओके। तो शॉट लगा, बोला पिंटू को बुलाओ। पिंटू मतलब राजेश खन्ना। अच्छा। तो राजेश खन्ना को पिंटू बोलते थे। तो कहेंगे सर वो उनका फोन आया है। अच्छा ठीक है। अरे पिंटू तुम किधर गया था? शॉट रेडी है, फोन करने चला गया, तुम बैठो, अमित को बुलाओ। कहेंगे सर वो अभी उनका फोन आया है। अच्छा आने दो। दोनों को बिठाया और बोला, अच्छा तुम लोग जो बार बार फोन करने जाता है, प्रोड्यूसर का 1 मिनट का 4,000 रुपया खर्च होता है। अच्छा। हम तुमको इधर फोन अटेंड करने के लिए नहीं बुलाया, काम करने के लिए बुलाया है। अभी कोई फोन नहीं होएगा। ओके। चौकीदार को बुलाया, बोला अभी दरवाजा बंद करो, जब तक गाना खत्म नहीं होगा कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या बात है। साथ दरवाजे में ताला लगवाया। अच्छा। और रात के 12:30 बजे तक, जब तक
गाना पूरा नहीं हुआ, हाँ, ना कोई अंदर से बाहर आया और ना कोई बाहर से अंदर गया। ये डायरेक्टर होता था। क्या बात, मतलब था, लगता था कि कोई डायरेक्टर है, और एक्टर्स भी मानते थे वो, है ना। और देखिए आज के भी डायरेक्टर्स हैं, हम्म, अभी देखिए एक्टर्स की रिस्पेक्ट तो सभी करते हैं, करते हैं, हाँ, वो फादर फिगर वाली बात नहीं नहीं है। है, हाँ, और जैसे राज साहब हम्म, ने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, रणधीर कपूर वॉज एन असिस्टेंट टू लेक टंडन। अच्छा, लेक टंडन के पास उन्होंने एज एन असिस्टेंट रखवाया। ऋषि कपूर ने भी एज एन असिस्टेंट काम किया है। ओके, और राजीव कपूर प्रेम रोग में ट्रॉली चलाते थे और फ्लोर पे डस्टिंग के कपड़े से फ्लोर साफ करते थे। अच्छा, हाँ, ये नहीं है कि तुम राज कपूर के बच्चे हो तो तुम स्पेशल, कुछ भी करो, मजदूरों के साथ बैठ के खाना खाते थे। अच्छा, क्या हुआ, ये उनकी ट्रेनिंग थी ट्रेन, कि पहले एक आम इंसान की तरह जिंदगी तो जियो। डब्बू बीएससी की बस में जाता था शूटिंग अटेंड करने के अच्छा, लिए, तो एक आम इंसान की तरह रहो, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किन मरहलों से गुजरता है, राइट, राइट। ऐसे लोग होते थे। आप रजा भाई, आप रणबीर कपूर की मिमिक्री भी करते हो, मुझे पता चला। अभी की थी ना मैंने कि चलिए हाँ, एक सीन है, हाँ, ये फिल्म रिक्शा वाले ओके, एक फिल्म है, उसका सीन है। ओके, तो एक सीन है जिसमें प्राण साहब की और रणधीर कपूर की बहस हो जाती है। अच्छा, वो कुछ उसका यही डायलॉग था रणधीर कपूर का प्राण साहब के, ये जो हो रहा है ये आपकी तरफ से बहुत ज्यादती हो रही है। बरखुरदार करते क्या हो? मैं रिक्शा चलाता हूं। तुम रिक्शा ही नहीं, जबान भी अच्छी चला लेते हो बरखुरदार। कुछ ऐसी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। रजा भाई, आप वो सुपरस्टार हो जिन्होंने एक छिपते हुए सूरज और एक चढ़ते हुए सूरज की ट्रांजिशन देखी है। मतलब आपने अमिताभ बच्चन जी एंड राजेश खन्ना को फिल्म में एक को दूसरे को पावर देते हुए, को जाते हुए, को ऊपर जाते हुए देखा। मतलब कौन सी फिल्म में आपको ये लगा और कैसे लगा? देखिए, नमक हराम में जब मैं काम कर रहा था, राजेश खन्ना वॉज अ सुपरस्टार। ऊपर आका नीचे काका, ऊपर आका नीचे काका, बाकी सबकी माँ का। अच्छा, हाँ, ओके, ये था उस ये टाइम बोलते थे। हाँ, और अमिताभ बच्चन वॉज स्ट्रगलिंग। ओके, मुझे याद है कि एक सीन होता है इन दोनों के दरमियान कन्फ्रंटेशन का, जहां वो कहता है कि हमें खिलाने वाले हाथ पैदा नहीं हुए, ये अमिताभ कहता है। ये सीन हो गया तो अमिताभ बैठ गए, कहने लगे कि फिल्में कौन कौन सी लगी हुई हैं आजकल, टाउन में क्या क्या फिल्में चल रही हैं। ये सेड भाई सब देख लेता हूं, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, शूटिंग है नहीं, आई विल सी ऑल द फिल्म्स। सो ये सेड के टाइम ही टाइम है मेरे पास। एक मुश्किल दौर से वो गुजर रहे थे। राजेश खन्ना वो राजेश खन्ना। देखिए, अगर हम नमक हराम की बात करते हैं, दोनों ने अपनी अपनी जगह कमाल का काम किया है। अलग अलग रोल थे। अमिताभ का डोमिनेटिंग रोल था, इनका एक सबड्यूड रोल था। दोनों ने अपना कमाल का काम किया। अब जहां तक किसी के राइज का और किसी के नीचे आने का सवाल है, उसमें कुछ अपनी आदतें भी शामिल होती हैं। अमिताभ हैज बीन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, पंक्चुअल, डेडिकेटेड एक्टर। वो घर पे सीन मंगवा लेते हैं,
और घर से तैयार होकर आते हैं। टाइम का मतलब टाइम, 7 बजे का मतलब 7 बजे। काका जी में क्या था कि उनकी लेट नाइट पार्टीज चलती थी। अच्छा। 10 बजे पैकअप हुआ, सारी उनकी कटलरी आ जाती थी। अच्छा। चिलम भरने वाले, पैग लगाने वाले, अच्छा। जी हुजूरी करने वाले, वाहवाही करने वाले आ जाते थे। राइट। और ये पार्टी चलती थी सुबह के 5 बजे तक। माय गॉड। काका जी बहुत बड़े दिल का आदमी था, दोस्त था, बड़े दिल का आदमी था। बहुत दोस्तों का साथ दिया है उसने, बहुत दिया है दोस्तों को उसने, बहुत बड़े दिल का आदमी। राइट। लेकिन ये उनका लाइफस्टाइल था। अब 5 बजे अगर आप खाना खाओगे, 6 बजे सोओगे तो उठोगे कब? हाँ। तो वो शूटिंग पे लेट आते थे। राइट। 9 बजे की शूटिंग है तो 2 बजे आते थे। अच्छा। अब किसी के कहने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन नुकसान तो होता था। हाँ। नुकसान होता था। और फिर अगर आप 1 बजे उठे हैं तो वो जो रात की कहानियां जो थी, हाँ। होती थी, वो चेहरे से साफ झलकती थी। हाँ, डेफिनेटली। रात की कहानियां आपका चेहरा जाहिर करता था। हाँ। कि नींद नहीं हुई है या किसी चीज की ज्यादती हो गई है। हाँ। हाँ। वो इससे क्या हुआ कि जब तक आप चलते हैं, जब तक आपके नाम पे प्रोड्यूसर 2 पैसे कमाता है तो वो खामोश रहता है। हाँ। और जब उसको ऐसा लगता है कि भाई अब तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हाँ। तो कोई भी धंधे में नुकसान नहीं चाहता है। हाँ। देखिए पहले कितनी फिल्म में इन्होंने बी.आर. चोपड़ा ने, यश चोपड़ा ने शुरू में राजेश खन्ना के साथ बनाई। शक्ति सामंत ने कितनी फिल्में राजेश खन्ना के साथ बनाई। मनमोहन देसाई ने फिल्में राजेश खन्ना के साथ बनाई। राइट। सच्चा झूठा रोटी। व्हाट वाज द रीजन कि सब के सब जो हैं उन्होंने अमिताभ बच्चन पे स्विच ओवर कर दिया। क्योंकि एक आदमी एक्टर भी कमाल का है, प्रोफेशनल भी कमाल का है, डेडिकेटेड भी है, बस आप उसको एक बार साइन कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो काका जी की ये जो साइकिल थी जिंदगी की, वो एंटी क्लॉकवाइज चलती थी। राइट। कि देर से पहुंचना। तो भाई ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर का अपना एक बजट होता है कि ये काम मुझे एक शिफ्ट में पूरा करना है। राइट। अब देर से पहुंचने की वजह से अगर एक शिफ्ट का काम 2 शिफ्ट में हो रहा है तो नुकसान तो होगा। फिल्म के बजट पर तो असर पड़ेगा। ओवर बजट तो पिक्चर होगी। और चल गई तो ठीक है, थोड़े आंसू पुछ जाते हैं। और अगर नहीं चली है तो बिल्कुल गई भैंस पानी में। तो ये था उनका काका जी का। और कभी शायद कोई समझाने वाला उन्हें दोस्त नहीं मिला होगा। हर बात पे तो वाहवाही होती थी। वो जो एक उनकी एक्टर तो बहुत अच्छे थे वो, नो डाउट। लेकिन रात की कहानियां सुबह भी उनके चेहरे पर झलकती थी। पर कैमरा तो सब पकड़ लेता है। और बहुत जालिम होता है। कैमरा बहुत जालिम, सब पकड़ लेता है। यही वजह है और कुछ नहीं। रजा भाई, मतलब गजब की सेंस ऑफ ह्यूमर है, गजब की, हाजिर जवाबी, वन लाइनर, मतलब अंदर जहन से निकलते हैं आपके बातें, एंड ऑन द स्पॉट अंदर से मैन्युफैक्चर होके मतलब सेकंड्स में बाहर निकलती हैं। तो इसका कभी आपने कोई कॉमेडी या कोई डायरेक्टर या कोई और किसी काम के लिए आपने ट्राई नहीं करा अपने आप को क्या? देखिए सबसे बड़ी बात यह है संधू साहब, सेंस ऑफ ह्यूमर का अपना एक उसूल होता है। अगर आप मजाकिया हैं तो सबसे पहले आपको खुद पे मजाक करना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू लाफ एट योर ओन सेल्फ। अगर आप खुद पे नहीं हंस सकते तो आपको किसी और पे
हंसने का कोई हक नहीं। ये एक बेसिक बात होती है। कुछ फिल्में आई मेरी, फुल फ्लेजेड कॉमेडियन नहीं था उसमें, जैसे एक गुप्त थी फिल्म, उसमें थोड़े कुछ कॉमेडी के फ्लैशेस थे। ओके। एक लॉयर जिसकी बहुत बुरी तरह पिटाई करता है, बॉबी देओल, और उसके बाद और विक्टिम्स आते रहते हैं तो उनके हालात वो शेर व शायरी में बयान करता रहता है। वो आए घर हमारे साहिल की हरकत है, कभी हम उन्हें कभी उनके टूटे फूटे जिस्म को देखते हैं। ये काफी लोगों ने एंजॉय किया। हम इंतजार करेंगे तेरी शामत तक, खुदा करे कि तू साहिल से घायल हो और यूं आए। तो उसमें ये एक तुकबंदी थी जो लोगों को अच्छी लगी। और एक फिल्म थी मेरी जुआरी, जिसमें परेश रावल के साथ मेरी जुगलबंदी है। दोनों जो हैं वो करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, जिनका मकसद सिर्फ रिश्वत खाना है और कुछ नहीं। तो वो भी उसमें बड़े अच्छे कुछ लाइट सीन्स थे। मौका मिलना चाहिए ना करने का। और मौका अगर नहीं मिलेगा, लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि भाई जब आप राज कपूर की या संजय लीला बंसाली की फिल्मों में आप इतने इम्प्रेसिव होते हैं, ये बात दूसरी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देती? तो मैं ये कहता हूं कि भैया वो मुझे एज एन ओपनर भेजते हैं, वो मुझे 1 डाउन भेजते हैं, वहां मुझे रन बनाने का स्कोप मिलता है। अगर आप मुझे 8 डाउन भेज रहे हो या आप मुझे 9 डाउन भेज रहे हो तो फिर मैं रन कहां से बनाऊंगा? मुझे भी तो रन बनाने का स्कोप होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। वही बात है। रजा भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मन तो नहीं भर रहा और आपने भी जाना है, बट हाँ इस उम्मीद के साथ कि अभी एक बार फिर आपसे और बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें रहेगी आपके साथ। एक बार नहीं, कई बार। अरे कई बार करेंगे बातें। अभी तो शुरुआत हो गई। अब ये शुरुआत होगी। हाँ। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। सो ये थे जी हमारे रजा मुराद भाई। आप, आई होप आप सबको बड़ा पसंद आया होगा, बट हाँ और लेके आएंगे आप लोगों के लिए इनके और शोज। स्टे ट्यून्ड।